कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने एक खास तरह का सूट पहन रखा है। उसे डिवाइस की मदद से पता चलता है कि यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर 150 डिग्री है। फिर वो अपने रोबोट के साथ एक बिल्डिंग में आता है। वहाँ से उन्हें जो कुछ भी खाने को मिलता है वो उठा लेते हैं और बाहर निकलकर वो आदमी उस बिल्डिंग को मार करके अपनी व्हीकल में आ जाता है और मैप को देखकर आगे बढ़ता है। फिर दिखाया जाता है कि धरती अब इंसानों के रहने के काबिल नहीं रही। दरअसल एक सोलर फ्लेयर के कारण ओजोन लेयर तबाह हो गई थी, जिससे धरती का वातावरण पूरी तरह से तबाह हो गया था। फिर उस आदमी को दिखाया जाता है, उसे सामने एक तूफान नजर आता है। वो तुरंत अपनी दिशा बदलकर वापस मुड़ जाता है और ट्रक को एक बिल्डिंग के साथ खड़ा करके वो अंदर आ जाता है। फिर पता चलता है कि उसका नाम फिंच है। वो एक कंपनी में काम करता था और अब वो उसी कंपनी में रहता है। उसने कुत्ता भी रखा है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दरअसल फिंच रेडिएशन पॉइजनिंग की बीमारी से जूझ रहा है। फिर फिंच बहुत सी किताबें एक रोबोट को स्कैन करने के लिए देते हैं, जिसमें बेसिक सर्वाइवल के अलावा कुत्तों को मैनेज करने के बारे में लिखा हुआ है। हमें पता चलता है कि फिंच एक ऐसा रोबोट बना रहे हैं जो उनके कुत्ते को मैनेज कर सके, क्योंकि फिंच की मौत कभी भी हो सकती है। फिर फिंच उस रोबोट को आंखें लगाकर उसे स्टार्ट करते हैं। शुरू से उसमें एरर आते हैं, लेकिन बाद में वो रोबोट इशारों में फिंच से बात करने लगता है, जिससे बात करके फिंच बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अचानक लाइट चली जाती है और फिंच बाहर जाकर विंडमिल को सही करता है, जिससे लाइट फिर से आ जाती है। अचानक फिंच को एक विशाल तूफान नजर आता है और नीचे आकर वो रोबोट को वेदर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और रोबोट बताता है कि तूफान अगले 24 घंटों में उन तक पहुंच जाएगा और उसके ख़त्म होने में करीब 40 दिन का समय लगेगा। यह सुनकर फिंच घबरा जाते हैं और वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ मूव करने का सोचते हैं। अगले सीन में वो रोबोट को चलना सिखाते हैं और रोबोट उनके तरह चलने की कोशिश करता है और वो जल्द ही सीख जाता है। फिंच उन सबको साथ लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रोबोट कहता है कि सेंट लुइस की पॉपुलेशन 6 लाख है और बाकी के लोग कहाँ पर हैं। फिंच बताते हैं कि इस तबाही के बाद बहुत से लोग मारे गए हैं और कुछ ही लोग बाकी बचे हैं जो खुद को जिंदा रखने में लगे हैं। फिर वो एक सिटी में आते हैं। एक जगह पर आकर वो रोबोट और फिंच गाड़ी से बाहर आते हैं और वो रोबोट को बताते हैं कि ऐसी जगहों से हमें अपने लिए खाना खाने को मिलता है। उस थिएटर में रोबोट अपने आप को आईने में देखता है, जिससे उसे अपने और फिंच के बीच डिफरेंस समझ आता है। उन्हें वहाँ से पॉपकॉर्न मिलते हैं। बाहर आकर वो उनको पॉप करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है। फिंच को नज़र आता है कि वो तूफान तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रहा है और वो तुरंत उस जगह से निकल जाते हैं। तभी फिंच को एहसास होता है कि वो इस तूफान से बचकर नहीं भाग सकते। वो गाड़ी से बाहर आकर रोबोट के साथ मिलकर गाड़ी के साथ कुछ केबल लगाकर उसे बांध देते हैं और तुरंत गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। तूफान की वजह से गाड़ी हवा में उड़ने लगती है और कुछ केबल्स भी टूट जाती हैं। इतनी देर में तूफान भी आगे गुजर जाता है और फिंच देखते हैं कि जो केबल रोबोट ने लगाई थी, सिर्फ वही केबल अभी तक बंधी हुई है। फिंच रोबोट के काम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का एक टायर फट गया है और उनके पास दूसरा टायर तो है, लेकिन उसे चेंज करने के लिए उनके पास जैक नहीं है। अचानक रोबोट गाड़ी को एक ही हाथ से उठा लेता है और फिंच टायर चेंज कर देता है। रोबोट के इस काम से भी फिंच को बहुत अच्छा लगता है। वो रोबोट को जैक का नाम देता है, लेकिन रोबोट को ये नाम पसंद नहीं आता। काफ़ी सोचने के बाद वो अपना नाम जेफ रख लेता है और ये नाम फिंच को भी काफ़ी पसंद आता है। वो जेफ से हाथ मिलाकर उसका दुनिया में वेलकम करता है। सुबह के वक्त जेफ डॉग के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन गुडियर को जेफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिंच उसे कहते हैं कि डॉग से दोस्ती करने के लिए उसे गुडियर के दिल में ट्रस्ट पैदा करना होगा। फिर वो आगे बढ़ते हैं और फिंच जेफ को बताते हैं कि वो गुडियर के साथ दोस्ती कैसे कर सकता है। गाड़ी में फिंच की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो गाड़ी को एक कैफ़े के सामने रोक कर डॉग को जेफ के साथ छोड़कर अकेले अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे गुडियर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि जेफ उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। फिंच कुत्ते को ले लेता है और जेफ को गाड़ी के पास ही रुकने का कहता है और वो दोनों कैफ़े के अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जेफ ड्राइवर सीट पर बैठकर गाने सुन रहा होता है और अचानक गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर फिंच जल्दी से बाहर आ जाता है।
जेफ बताता है कि गाड़ी खुद ही आगे आ गई है। फिर फिंच उससे कहता है कि मेरा यूवी सूट मेरे पास ले आओ, और जेफ आरवी को चलाकर वापस ले आता है। फिंच उसे गाड़ी रोकने का कहता है। फिर फिंच जेफ को बताते हैं कि इंसानी स्किन धूप में जलने लगती है और उसका काम सिर्फ यही है कि वो कुत्ते की देखभाल करे, इसी के लिए उसे बनाया गया है। वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और रास्ते में फिंच जेफ को गाड़ी चलाना सिखाते हैं और वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीख जाता है, जिससे फिंच को बहुत अच्छा लगता है। फिर रात हो जाती है और वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन जेफ कहता है कि हम रात को मूव क्यों नहीं कर सकते। फिंच बताता है कि इस वक्त उनके लिए बड़ा खतरा जिंदा लोग हैं, जो कि सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनको मार भी सकते हैं। सुबह हो जाती है और पता चलता है कि फिंच की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर जेफ अपने तरीके से फिंच का ट्रीटमेंट करता है और वो देखता है कि गुडियर भी बहुत ज़्यादा उदास है। उसे फील होता है कि फिंच को मेडिसिन की ज़रूरत है। वो गाड़ी को ड्राइव करके एक सिटी में आ जाता है। फिंच सो रहा होता है और जेफ छोटे रोबोट को साथ लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। जेफ सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ फिंच जाग जाता है। उसे पता चलता है कि इस जगह पर उनको खतरा है। जेफ को अंदर से एक जैकेट और साथ में बहुत सी मेडिसिन भी मिलती हैं। दूसरी तरफ छोटा रोबोट कुछ उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो एक ट्रैक में फंसकर वो बुरी तरह से टूट जाता है और फिंच भी अपना सूट पहनकर उस जगह पर आ जाते हैं। और रोबोट की ऐसी हालत देखकर फिंच को बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से जेफ के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें किसी हलचल की आवाज़ आती है। वो जल्दी से वहां से बाहर आ जाते हैं और फिंच तेज़ी से आरवी को ड्राइव करते हुए उसे बाहर ले आते हैं। फिर वो जेफ को ड्राइव करने का कहते हैं और उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग इनका पीछा करेंगे, इसीलिए फिंच अपने बचाव के लिए अपने पास गन रख लेता है। रात हो जाती है और फिंच को अपने पीछे एक गाड़ी नज़र आती है। वो जेफ को बताते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिंच कहते हैं कि गाड़ी तेज़ चलाओ। आगे फिंच को एक अंडरपास नज़र आता है। वो ज़बरदस्ती गाड़ी को नीचे ले आते हैं। वो गाड़ी को अंडरपास के नीचे ले जाने का कहता है, लेकिन जेफ बताता है कि उनकी गाड़ी ऊंची है, वो अंडरपास में फिट नहीं हो सकेंगे। लेकिन फिंच ज़बरदस्ती उसे आगे बढ़ने को कहता है और उनकी गाड़ी अटक जाती है। फिंच को लगता है कि वो लोग इनको देख लेंगे, लेकिन जेफ नीचे उतरकर पूरी क्षमता से जोर लगाकर गाड़ी को पुल के नीचे ले आता है। वो गाड़ी उस जगह पर पहुंच जाती है। फिंच बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं और फिंच को अपनी गलती का एहसास होता है। वो खुद को बुरा भला कहता है, लेकिन जेफ कहता है कि उसे फिंच पर यकीन है। फिर फिंच उसे एक कहानी सुनाता है। वो कहते हैं कि एक दफ़ा उसे एक बच्ची और उसकी माँ मिली। बच्ची के पास गन होने के कारण फिंच उनके सामने नहीं जाता। उनके पास बहुत सारा खाना है और अचानक वहाँ पर एक अनजान आदमी आकर उन्हें मार देता है और वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। फिंच को उस छोटी बच्ची के बैग से एक कुत्ता मिलता है जो कि गुडियर है, इसीलिए वो कुत्ता फिंच के लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है। सुबह हो जाती है, फिर वो आगे बढ़ते हैं और जेफ बताता है कि सैन फ्रांसिस्को 480 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे पता चलता है कि ये पोस्ट कार्ड फिंच को उसके डैड ने दिया था। अचानक गाड़ी से एक तितली आके टकराती है और जेफ गाड़ी रोक देता है। फिंच जब तितली को देखता है तो वो गाड़ी से हाथ बाहर निकालता है। फिर वो खुद भी बाहर आ जाता है और वो देखता है कि धरती का टेम्परेचर अब ठीक हो चुका है। उसकी स्किन को भी किसी तरह की जलन महसूस नहीं होती। यह देखकर फिंच बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो खुशी से वाइट कोट और हैट पहनकर खुले आसमान के नीचे बैठकर खूब इंजॉय करते हैं। जेफ वो पोस्ट कार्ड दिखाता है। इसके बाद फिंच उसे बताते हैं कि उसके डैड आर्मी में हुआ करते थे, जिसके कारण वो फिंच को टाइम नहीं दे सकते थे। उनकी बर्थडे पर उनके डैड ने ये कार्ड भेजा और उनसे मिलने का कहा, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो गया। उनके डैड अभी भी सैन फ्रांसिस्को में ज़िंदा हैं। तो फिंच कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन फिंच बताता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दरअसल उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। फिर फिंच जेफ को गुडियर के साथ खेलना सिखाता है। जेफ बॉल गिराता है, लेकिन गुडियर बॉल को लेकर फिंच के पास आ जाता है। वो फिर से जेफ को ट्राई करने का कहता है, लेकिन गुडियर फिर से फिंच के पास ही आ जाता है और अचानक फिंच की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जेफ उसके लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन वो जेफ को गले से लगा लेता है। फिंच गाड़ी में आता है और जेफ पूरा सामान समेट कर गाड़ी में रख लेता है और फिंच गाड़ी में गुडियर के साथ सोया हुआ होता है और जेफ बाहर अकेला बैठा है। अचानक उसे अंदर से कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है। दरअसल अब फिंच की मौत हो चुकी है और जेफ अच्छे से फिंच का अंतिम संस्कार करता है।
अगले सीन में जेफ खुद से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए और उसे पता चलता है कि कुत्ता अभी तक भूखा है और वो उसे खाना खिलाता है। वो बाहर बैठा होता है और गुडियर बॉल लेकर जेफ के पास आ जाता है। जेफ बॉल गिराता है और गुडियर फिर से बॉल लेकर उसके पास आ जाता है, जिससे जेफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जेफ गुडियर के साथ सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ता है। वो फिंच के नाम से एक छोटा सा पार्क बनाते हैं। अब गुडियर जेफ के साथ बिल्कुल ऐसे ही रहने लगा है जैसे वो फिंच के साथ रहा करता था। अगले सीन में वो सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं और वहां पर जेफ अपनी गुडियर और फिंच की पिक्चर बनाकर वहां पे लगा देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।